लेक्चर नंबर 23। आज के लेक्चर में हम एक तो प्रीवियस लेक्चर की होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन ज़्यादा थे, और फिर आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। बुक्स का रेफरेंस आपके सामने और आज की असाइनमेंट भी नोट कर लीजिए। आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले भाई एंड में बताइए साउंड ठीक है, पूछने की जरूरत तो नहीं है। चलिए आज के लेक्चर की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लें, वन बाय वन। जी नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स में एजेंट और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये हमने पढ़ा था। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, सिर्फ प्रॉमिसर ही करेगा। उसमें एक एग्जांपल तो थी जब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर के हों, जैसे मैरिज या आर्ट वर्क, और दूसरी एग्जांपल थी व्हेन कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। कॉन्ट्रेरी इंटेंशन का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के पता चल रहा हो पार्टी का इरादा। अगर पार्टी का इरादा ये है, कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का नहीं, लेकिन पार्टी का इरादा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स रेलिवेंट पार्टी ही परफॉर्म करेंगी, उनके एजेंट या लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, तो उस सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसर ही परफॉर्म करेगा, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ प्रॉमिसर परफॉर्म करेगा और कोई नहीं, तो फिर इसका मतलब है इस सिचुएशन, अब ये चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का ना भी हो, लेकिन तय आ गया कॉन्ट्रैक्ट में, तो अब सिर्फ प्रॉमिसर पे करेगा और कोई नहीं करेगा, परफॉर्म करेगा और कोई नहीं करेगा। जी वन बाय वन, एक मिनट है जी। लास्ट स्टडी टिप का सेकंड पॉइंट है, इसकी समझ नहीं आ रही है, पॉइंट कौन सा है? ऑफर टू वन जॉइंट promisee has offer to all, ये promisee लिखा हुआ है ना, इसको promisee कर ले, promisee कर ले, ये शायद स्पेलिंग मिस्टेक है। an offer to one of several joint promises की बजाय promisee has same effect, क्योंकि ऑफर promisee को की जाएगी ना, एक तो इसको promisee कर ले, अभी भी समझना बता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था आईकैप के इस बुक में थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिनका कंसेप्ट डिस्कस नहीं हुआ, क्वेश्चन उसने पूछ लिया, तो मैं इन क्वेश्चन के साथ, अच्छा हुआ उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, इसके साथ रिलेट करते हुए एक दूसरा कंसेप्ट भी बता दूं जो कि आईकैप ने पूछा नहीं हुआ, सॉरी ये कंसेप्ट में डिस्कस नहीं हुआ बुक में, लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ। शायद आपको उसकी वजह से ना असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी आई होगी, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे जॉइंट प्रॉमिस क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा प्रॉमिसर या प्रॉमिसी हो। मैंने आपको कल A प्लस B प्लस C प्लस D जॉइंट प्रॉमिसर की एग्जांपल थी, प्रॉमिसी एक ही रखा X, लेकिन आज प्रॉमिसी को भी ज्यादा कर रहा हूं, X प्लस Y प्लस Z, जॉइंट प्रॉमिसी और जॉइंट प्रॉमिसर। समझ, ऊपर हेडिंग लिखने की जरूरत तो नहीं है, प्रॉमिसर ये प्रॉमिसर। अब हमारे दो कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट है हु शैल परफॉर्म द प्रॉमिस, हु शैल परफॉर्म द, एक कंसेप्ट ही है, पहले कंसेप्ट समझे। दूसरा ये है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट, हु शैल परफॉर्म द प्रॉमिस, जॉइंटली है, हु शैल परफॉर्म द जॉइंट प्रॉमिस। हमें पता है जॉइंटली है, वो किसी एक को भी पकड़ा जा सकता है, अगर अपने शेयर से ज्यादा दे दूसरों से रिकवरी करवा सकता है, डेथ हो जाए लीगल रिप्रेजेंटेटिव दूसरों के साथ मिलेंगे, इंसॉल्वेंट हो जाए उसका लॉस दूसरे लोग बेयर करेंगे, ठीक है, और लास्ट रिलीज की वजह से बाकी के जॉइंट प्रॉमिसर रिलीज नहीं होते, और वो अगर अपने शेयर से ज्यादा पे करते हैं तो रिलीज्ड पर्सन से रिकवरी करवा सकते हैं। ये है हु शैल परफॉर्म द प्रॉमिस। अगला कंसेप्ट, अब जो क्वेश्चन है, कंसेप्ट नहीं आई क्या आपकी बुक में, हु शैल डिमांड परफॉर्मेंस, हु शैल डिमांड परफॉर्मेंस, जॉइंट प्रॉमिस का केस है,
कंसेप्ट सुनिए। फर्ज कीजिए इन्होंने पार्टनरशिप है, इन्होंने इन 3 लोगों से इकट्ठा उधार लिया 30 लाख का, ड्यू डेट पे इन्होंने कहा वापस करना है। क्या इनमें से कोई एक बंदा, देखें पे कौन करेगा, वो तो जॉइंट प्रॉमिस वाला रूल आ गया ना, वो तो आपको पता कल पढ़ लिया। पे कौन करेगा, डिमांड कौन करेगा, क्वेश्चन ये। क्या कोई सिर्फ एक पार्टी या सारी पार्टीज को कलेक्टिवली डिमांड करना चाहिए? कितने स्टूडेंट्स के ख्याल में कोई एक पार्टी भी सारे पैसे लेके जा सकती है? और कितनों के ख्याल में सारे प्रॉमिसेस को, जॉइंट प्रॉमिसेस को इकट्ठे डिमांड करना चाहिए? बिल्कुल यही कंसेप्ट है, इकट्ठे डिमांड करना चाहिए। ये समझ आ गया? एक कंसेप्ट था हु शैल परफॉर्म प्रॉमिस, एक है हु शैल डिमांड प्रॉमिस, एक है हु शैल परफॉर्म प्रॉमिस, हु शैल डिमांड प्रॉमिस या परफॉर्मेंस। अगर इनका, देखिए ये सारी चीजें उस वक्त है इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट में ये तय पाया था तीनों के पैसे हैं लेकिन डिमांड कोई एक पार्टी भी कर सकती है, मिस्टर एक्स ही सिर्फ कर लेगा, तो फिर कर लेगा। एग्रीमेंट में जो भी, याद रखिए एग्रीमेंट में जो भी चीज तय पाएगी ना वो एप्लीकेबल है, अनलेस के लॉ ने उसको वाइड करार दिया हो। एग्रीमेंट में जो भी तय पाई चीज वो वैलिड होगी अनलेस लॉ ने उसको वाइड। एग्रीमेंट में अगर ये लॉ ये कहता है इन दी एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट जॉइंट प्रॉमिसेस मिल के डिमांड करेंगे, वरना एक पैसे लेके भाग सकता है, अलग झगड़ा शुरू हो जाएगा। जॉइंट प्रॉमिसेस मिलके डिमांड, लेकिन अगर ये आपस में तय करते हैं कि एक पार्टी भी पैसे ले सकती है तो फिर ले सकती है। ठीक, बेसिक रूल है। ये कंसेप्ट समझ आ गया? अब वो लाइन जो लिखी हुई है, इन लोगों ने ड्यू डेट पे पैसे डिमांड करने हैं, इकट्ठे करेंगे, लेकिन अगर ये डिमांड नहीं करते, इनमें से कोई एक पार्टी पैसे लेके ऑफर करती है इनको, वाई, मिस्टर वाई ये लो पैसे, ऑफर करते हैं, और वाई रिफ्यूज कर देता है, क्या ये वैलिड ऑफर है? कहना है लॉ कहता है, अच्छा मेरा अपना पहले यही ख्याल था कि रूल यही होना चाहिए, लेकिन लॉ कहता है ये वैलिड टेंडर है, वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर इनमें से कोई पार्टी वाई के पास गई ना तो फिर वाई को चाहिए कि एक्स और जेड को इन्फॉर्म करके बुला के तो रिसीट ले ले। ये है ऑफर टू वन ऑफ पार्टी इज ऑफर टू ऑल पार्टीज। ये कंसेप्ट समझ आया? अब इसको दोबारा पढ़ते हैं इस एग्जांपल को सामने रखते हुए कि एन ऑफर टू वन ऑफ जॉइंट सेवरल, ये है जॉइंट सेवरल प्रोमिसेस, ये प्रोमिसेस है ना। एन ऑफर टू वन ऑफ देम इज इक्वल टू ऑफर टू ऑल ऑफ देम। यानी ये बंदा अगर कोई पैसे लेके इनके पास आ गया तो समझा जाएगा इसने इनको ऑफर कर दिया। ठीक है चलिए, लेकिन इसमें जी, इसमें असल में ये उस सूरत में उसने बात आगे लिखी नहीं, ये उस सूरत में होता है जब एग्रीमेंट में ये तय पाया हो कि प्रोमिसेस में से कोई भी एक पार्टी इंटाइटल्ड है रिसीव करने के लिए, तब ये बात उसने नहीं लिखी। ठीक है, तो हमारा रूल क्या हुआ? सिंपल रूल, हु शैल परफॉर्म प्रॉमिस, हु शैल डिमांड, इकट्ठे। और अगर एक पार्टी ऑफर करे एनी वन ऑफ जॉइंट प्रॉमिसेस को, अब ये कंसेप्ट डिमांड वाला नहीं है, ये इधर से इधर ऑफर वाला है, तो ऑफर टू वन इज ऑफर टू ऑल ऑफ देम। हालांकि यहां पे उसे क्लियरली लिख देना चाहिए था जो उसने नहीं लिखा, कि ये वो केस है जब तय पाया होगा कि ये इनमें से किसी भी पार्टी को पेमेंट कर सकता है, किसी भी पार्टी को पेमेंट कर सकता है, तब ऑफर टू वन इज ऑफर टू ऑल। वरना नॉर्मली आपको होता है प्रॉमिसेस इकट्ठे होकर ही डिमांड करेंगे और रिसीव भी इकट्ठे होकर करेंगे। ये कंसेप्ट समझ आया? दो कंसेप्ट समझाए, एक आपको टिप्स उन्होंने पूछा, सेकंड पॉइंट एग्जाम वाला क्लियर हो गया जब आपको, और दूसरा मैंने एक्सप्लेन किया आपको हु शैल डिमांड वाला कंसेप्ट। और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई।
माइनर डेविएशन हो जाए, हमने ये पढ़ा था कि टेंडर के लिए जरूरी है कि टर्म्स एंड कंडीशन सारी पूरी हो रही, लेकिन वो कहता है माइनर डेविएशन से फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे माइनर से मुराद है छोटी मोटी स्मॉल डेविएशन, नहीं प्रोमिसी माइनर डेविएशन से प्रोमिसी इनकार नहीं कर सकता। माइनर डेविएशन, अगर प्रोमिसर डिलीवरी दे रहा है चीजों की, फर्स्ट कीजिए उसने 1000 यूनिट्स डिलीवर करने थे, 995 है, रास्ते में कोई 4-5 छूट गए, तो क्या प्रोमिसी इनकार कर सकता है? नहीं, ये माइनर डेविएशन समझी जाती है। हाँ 1000 करने थे वो 500 लेके पहुंचा है, ये माइनर डेविएशन नहीं है, इसमें प्रोमिसी इनकार कर देगा, ये वैलिड टेंडर नहीं है। 1000 की बजाय 500 लेके जाए, ये वैलिड टेंडर नहीं, क्योंकि माइनर नहीं मेजर डेविएशन है। लेकिन 1000 की बजाय 995 लेके चले जाएं, ये माइनर डेविएशन है, लेकिन टेंडर वैलिड रहेगा, प्रोमिसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इनकार नहीं कर सकता जी। माइनर डेविएशन प्रोमिसर और प्रोमिसी के लिहाज से क्या डिफरेंट हो, लॉ इसे रीजनेबली देखता है, नॉर्मली दोनों को अंदाजा हो जाता है ये माइनर है या मेजर है। अगर कहीं पे इख्तलाफ हो तो फिर कोर्ट इंटरवीन करेगी, वो डिसाइड करेगी कि माइनर था कि नहीं था। वो जाहिर है वो जो प्रोमिसर है वो तो कहेगा 100 भी अगर कम है तो कहेगा ये माइनर ही है, बाकी से काम तो चलाओ, तो वो फिर कोर्ट डिसाइड करता है इस तरह के इश्यूज में कि माइनर इस सिचुएशन में क्या है। और कोई क्वेश्चन? जी जी, मैंने आपको बताया था जॉइंट प्रोमिसर वाला कंसेप्ट पार्टनरशिप में हम दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है, इक्वली अप्लाई होता है पार्टनरशिप पे भी। इनके दरमियान भी लीगल है, उनके अंदर पार्टनरशिप में तो लीगल एग्रीमेंट होता है, क्या इस केस में भी लीगल एग्रीमेंट होता है? यस, लीगल एग्रीमेंट होता है, बिल्कुल होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल ये कह सकते हैं कि जो सारे पार्टनर्स हैं, कोई भी पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें सारे पार्टनर जॉइंट प्रोमिसर होते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं और ऐसा होता भी है। और कोई क्वेश्चन? बिल्कुल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसी को कहते हैं कि उनमें से कोई भी एक पार्टनर अगर एग्रीमेंट करता है दूसरे लोगों के साथ तो समझा जाता है कि वो दूसरों के बिहाफ पे, पार्टनरशिप के बिहाफ पे एग्रीमेंट कर रहा है। बल्कि हमारे पार्टनरशिप में भी तो हर करंट टॉपिक का ऐसा नहीं, पार्टनरशिप में एक एग्जांपल पूछा होता है कि एक पार्टनर ने बैंक से पैसे लेके दुबई भाग गया, पैसे लेके दुबई भाग गया, क्या बैंक दूसरे पार्टनर से वो रिकवर कर सकता है? यस, क्योंकि सारे पार्टनर जॉइंट प्रोमिसर होते हैं। एक प्रोमिसर जो है वो पैसे लेके भाग गया तो वो दूसरों से रिकवर कर सकता है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, अगर डेथ के केस में आपको पता है जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज है वो ट्रांसफर हो जाते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। इसको कहते हैं डेवोल्यूशन का नाम देते हैं, डेवोल्यूशन ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटी। डेवोल्यूशन का मतलब डेथ, डी फॉर डेवोल्यूशन, डी फॉर डेथ, ठीक है। डेथ के केस में जो हर कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टीज को ट्रांसफर हो जाते हैं, इसे कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ, ठीक है, यानी ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ डेथ, ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज इन केस ऑफ डेथ, इसको कहते हैं डेवोल्यूशन। क्लियर? लेकिन याद रखें हर कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होंगे डेथ पे। हाँ शाबाश, जो पर्सनल नेचर के हैं या जिनमें कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स वो ट्रांसफर नहीं होंगे, बाकी होंगे। और कोई क्वेश्चन? क्लियर है जी? चलिए अब होम असाइनमेंट की तरफ चलें। चलिए ये जरा लाइट्स वगैरह एडजस्ट कर दीजिएगा। असाइनमेंट आपको पता ही था, नहीं तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 की असाइनमेंट थी ना, 4 के क्वेश्चन थे। 3 का भी था? 3 का कर लिया था, ये मुझे याद है, महबूब वाला, शंग्रीला बेकर्स वाला। अच्छा सॉरी, अच्छा ये 3 और 4, हाँ। चलिए ऐसा करते हैं कि नहीं पास कीजिएगा जी, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 के क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस वेदर इन फॉलोइंग केसेस प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय प्रॉमिसर हिमसेल्फ और थर्ड पार्टीज कैन आल्सो परफॉर्म द प्रॉमिस। ठीक है, आपने बताना कि ये खुद परफॉर्म करें, थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं। ए आरिफ प्रॉमिसेस टू मैरी बिस्मा, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, आरिफ ही परफॉर्म करेगा, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। बी आजिम प्रॉमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बाबर,
आजम खुद ही करना चाहिए, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या थर्ड पार्टी एजेंट्स नहीं कर सकते, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। सी, आजम प्रोमिसेस टू पे बाबर ए सम ऑफ मनी, थर्ड पार्टी लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं, एजेंट कर सकता है, थर्ड पार्टी कर सकती है। डी, आजम प्रोमिसेस टू मैरी बुशरा, आजम डाइज, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, नहीं कर सकते परफॉर्म, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ई, आजम promises to deliver goods to Babar on a certain day on payment of ₹1000. आजम dies before that day. पर्सनल नेचर का नहीं है, कमर्शियल है बिल्कुल। इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल है, लायबल है डिलीवर करने के, एजेंट भी कर सकता है, थर्ड पार्टी भी कर सकती है, ठीक है। लेकिन चूंकि डेथ है तो डेथ में हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसका जिक्र करते हैं, अगर वो जिंदा होता तो फिर हम जिक्र करते हैं एजेंट या थर्ड पार्टी का। लेकिन बहरहाल डेवोल्यूशन होगी, इसमें डेवोल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट की होगी डेथ के केस में, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का नहीं है, राइट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होंगे, कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड है, खत्म नहीं हुआ डेथ की वजह से। एफ, कामरान borrows ₹200,000 फ्रॉम बाबर एंड promises टू रीपे विद इन ए मंथ। अकमल द फादर ऑफ कामरान pays ₹200,000 टू बाबर, वैलिड, थर्ड पार्टी उसके बिहाफ पे कर सकती है पेमेंट। क्या पेमेंट रिसीव करने के बाद अकमल दोबारा कामरान से क्लेम कर सकता है? नहीं कर सकता, शाबाश। जी, अजमल promises to deliver goods to Banu on a certain day on payment of ₹1,000. अजमल dies before that day. लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करेंगे जी, बिल्कुल। नेक्स्ट, एच, अनवर promises to paint a picture for Salim by a certain day. ये डिम हो गया भाई, डिम हो गया। Anwar promises to paint a picture for Salim by a certain day at a certain price. Anwar dies before the day. पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं है, डेथ के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म। जी, अगर थर्ड पार्टी को इसके बिहाफ पे एग्रीमेंट ये करना चाहे और प्रॉमिस ही एग्री कर ले तो कर ले, लेकिन उसे नया कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा, उसे इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं समझी जाएगी। अगर वो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, इसके शागिर्द से, इसके बेटे से, किसी से भी एग्रीमेंट कर लेता है तो वो याद रखे फिर नया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट जब पार्टी की डेथ हो जाए वो खत्म हो जाता है। जैसे वो भाई अभी थोड़ी देर इतराज उन्होंने हल्का सा उठाया, वो जो प्रीवियस केस था, कौन सा मैरिज वाला, किधर गया? ये आजम promises to marry बुशरा, आजम डाइज, पर्सनल नेचर का है ना, नहीं वो इस वजह से नहीं मरा। तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद ये नहीं है कि जी वो बुशरा की कभी शादी होगी, नहीं होगी। वो हो सकता है बुशरा आजम के भाई से, अकरम से शादी कर ले, अकरम से हो सकता, लेकिन याद रखे उसका फिर इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उसको एक इंडिपेंडेंट प्रॉमिस, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, ये भी सारे हो गया केसेस। नेक्स्ट, फहीम, सलीम एंड ये आईकैब का पास पेपर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है जरा। फहीम, सलीम एंड जमील जॉइंटली borrowed ₹50 million for a business project from a common friend कमाल। कौन सा कंसेप्ट है? जॉइंट प्रॉमिस वाला, शाबाश। जॉइंट प्रॉमिस है में जॉइंट प्रॉमिसर है, जॉइंट प्रॉमिसी के दोनों जॉइंट प्रॉमिसर, ये ज़हन में रखिएगा। फहीम, सलीम एंड जमील, और प्रॉमिसी कौन है? कमाल। दे जॉइंटली प्रॉमिस टू रीपे द borrowed अमाउंट, उन्होंने कहा हम इकट्ठे रीपे करेंगे, ठीक है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कमेंट ऑन द फॉलोइंग, कमेंट कीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, आपको तो एग्रीमेंट में तो जो कुछ भी तय हो गया फिर उसी तरीके से होगा ना, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट व्हाट वुड बी द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर्स, आल्सो एक्सप्लेन देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज इफ कमाल रिलीजेस जमील फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी। पहले वाला पार्ट हिस्सा, व्हाट वुड बी राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, जॉइंट प्रॉमिसर के क्या अच्छा, उसने राइट्स एंड लायबिलिटीज को इकट्ठा पूछा है, आप इकट्ठा भी बता सकते हैं, यानी राइट्स और लायबिलिटीज को मिक्स करके, वो भी ठीक होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे राइट्स को अलग और लायबिलिटीज को अलग बताएं।
तो बताइए जॉइंट प्रोमिसर की क्या लायबिलिटी है जी? जॉइंट प्रोमिसर इंडिविजुअली एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर इज लायबल टू रीपे फुल अमाउंट, पहली लायबिलिटी हो गई। और अच्छा पहले तो ये असूली तौर पे बात करनी चाहिए ना कि प्रोमिसर आर जॉइंटली लायबल, इकट्ठे लायबल है। फिर एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मे बी कंपेल्ड टू पे द अमाउंट, दूसरा ये लायबिलिटी। फिर हाँ, ये तीसरा राइट आ जाएगा कि अगर एक जॉइंट प्रोमिसर ज्यादा पे कर दे तो दूसरों से इक्वल कंट्रीब्यूशन क्लेम। अच्छा, ये पहली वाली दोनों लायबिलिटी थे, ये राइट आ गया। इकट्ठे भी लिख सकते हैं, अलग-अलग भी। और फोर्थ पॉइंट कौन सा है? इंसॉल्वेंसी होगी तो इक्वली लॉस बेयर किया जाएगा बाय अदर जॉइंट प्रोमिसर, ये भी लायबिलिटी हो गई। और फिफ्थ पॉइंट, अगर एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर भी दिया जाता है तो ये बाकी के पार्टनर्स के बाकी के जॉइंट प्रोमिसर के रिलीज नहीं है, और बाकी के जॉइंट प्रोमिसर इंटाइटल्ड हैं पे करने के लिए। इसमें मेरा ख्याल है आधा हिस्सा लायबिलिटी वाला है और आधा हिस्सा राइट वाला है। अगर रिलीज कर दिया जाए तो बाकी स्टिल लायबल रहेंगे, ये लायबिलिटी वाला आ गया। और लेकिन उनका राइट है कि वो रिलीज्ड प्रोमिसर से रिकवरी करवा, तो उसे राइट्स एंड लायबिलिटीज कहा है। हमने जितने रूल्स पढ़े ना वो बेसिकली राइट्स एंड लायबिलिटीज ही हैं। उनमें से आप चाहे तो इसको राइट्स को लादा, लायबिलिटीज को लादा डिस्कस, चाहे इकट्ठे कर दें जी। हाँ, डेथ वाला भी आएगा कि डेथ के केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है शाबाश वो लायबल। फर्स्ट लायबिलिटी के सारे जॉइंटली लायबल है। असूली तौर पे तो ये होना चाहिए ना, सबको इकट्ठे जाके सारे पैसे 50 मिलियन जितना भी सबका 3 लोग हैं जितने भी बनते हैं वो पे करना चाहिए जी। इंडिविजुअल इसमें होल अमाउंट के लिए फहीम 50 मिलियन के लिए लायबल है कि सिर्फ अपने 50/3 डिपेंड करता है किसको। अगर बात है ना कमाल को पे करने के लिए तो वो फहीम पूरी अमाउंट के लिए लायबल है, ये भी पूरी अमाउंट के लिए लायबल है, ये भी। अगर बात एक्सटर्नल पार्टी की है, कमाल इनमें से किसी से भी पूरी अमाउंट रिकवर करवा सकता है। लेकिन अगर बात है आपस की इनकी इंटरनल लायबिलिटी की, वो इक्वल होगी। यानी अगर फहीम ने 50 मिलियन पे कर दिया कमाल को तो फिर वो बाकियों से इक्वल यानी 50/3 वो रिकवर करवा सकता है। क्लियर हो गया मेरे भाई? ठीक है। एक तो ये ना कि एक्सटर्नल, क्योंकि आपको पता है लॉ एक्सटर्नल पार्टीज को प्रोटेक्ट करता है, और एक्सटर्नल पार्टीज की प्रोटेक्शन इसी बात में है कि वो तीनों में से किसी से भी पूरी अमाउंट रिकवर कर सके। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आल्सो एक्सप्लेन देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज इफ कमाल रिलीजेस जमीन फ्रॉम द जॉइंट लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है इनकी? अब देखें, वो जो हमने पॉइंट इधर पहले ही डिस्कस कर लिया था ना, अब मुझे समझ आई। वो मुझे ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए था, वो उसने नीचे लाना से पूछ रहा है रिलीज वाला पॉइंट। तो एग्जाम में आप फिर इस चीज का ध्यान रखें, अगर कोई पार्ट उसने बी में पूछ लिया कोई इन्फॉर्मेशन, उसे हमने पार्ट ए में नहीं लिखना। इसलिए बेहतर यह है कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लें, पार्ट ए बी दोनों, फिर उसके बाद सॉल्व करना शुरू करें। राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होगी? जमील को रिलीज कर दिया जाता है। लायबिलिटी क्या होगी? कि वो स्टिल अदर प्रोमिसर स्टिल लायबल है। और राइट्स क्या होगा? अगर एक्सेस अमाउंट पे करते हैं, रिलीज प्रोसेस से रिकवर कर। क्यों? क्योंकि उसे कमाल ने रिलीज किया है, उसे फहीम और सलीम ने रिलीज नहीं किया। क्लियर? हाउ द लायबिलिटी वुड डिवॉल्व इन केस ऑफ डेथ ऑफ डी फॉर डिवॉल्व, डी फॉर डेथ इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और मोर जॉइंट प्रोमिसर। गलत। जिसकी डेथ होगी शाबाश, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव अलोंग विद अदर जॉइंट प्रोमिसर लायबल होंगे। और अगर ऑल की डेथ हो जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंट प्रोमिसर विल बी लायबल। इस केस में कोई प्रॉब्लम मुश्किल तो आई कैप के पास पेपर का क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं था। आगे चलते हैं। दोबारा भी लिख सकते हैं कोई मसला। अगर पार्ट ए में उसने कोई इन्फॉर्मेशन पूछी, पार्ट बी में उसका कुछ हिस्सा अलग पूछा, आपने पहले पार्ट ए में बी वाले का भी आंसर कर दिया, कोई मसला नहीं है, बी वाले में दोबारा लिखते हैं। पार्ट ए का आपकी पार्ट ए की चेकिंग अलग होती है, पार्ट बी की चेकिंग अलग होती है। जो बंदा पार्ट बी की चेकिंग कर रहा होगा ना, वो आपके पार्ट बी को तो बिल्कुल ओके करेगा। जो पार्ट ए की चेकिंग कर रहा होगा वो आपके उस वाले पॉइंट को एक्स्ट्रा मान लेगा और क्रॉस कर देगा। एक्स्ट्रा पॉइंट के कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, एक्स्ट्रा पॉइंट के कोई मार्क्स डिडक्ट। लेकिन अगर आपने ए पार्ट में ए और बी दोनों का आंसर फिट कर दिया और फिर बी पार्ट को ब्लैंक छोड़ दिया, तो जैसे मैंने बताया आपका हर पार्ट अलग-अलग चेक होता है।
पार्ट बी जिसने चेक करना है वो ये समझेगा कि आपने पार्ट बी अटेम्प्ट किया ही नहीं, और जिसने पार्ट ए चेक करना है वो ये समझेगा कि पार्ट बी वाला आपने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, वो एक्स्ट्रा को काट देगा, उसके ना नंबर कोई एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे ना डिडक्ट होंगे, वो इररेलेवेंट है, बाकी का चेक होगा। जी पार्ट बी में अगर लिख दिया तो ये रेफर कर सकते हैं कि बाकी का सॉल्यूशन पार्ट ए में मुलाजा फरमाएं। नहीं, वो मुलाजा नहीं फरमाएगा। अब तो आपको पहले डिसाइड कर देना चाहिए पार्ट ए में क्या लिखना है, बी में क्या लिखना है। लेकिन अगर पार्ट ए में गलती से आपने बी वाली इंफॉर्मेशन भी लिख दी तो फिर आपको उसे पार्ट बी में दोबारा लिखना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे जी बिल्कुल, यहाँ पे उसने एक ही पार्ट में दोनों चीजें अलग अलग पूछी हुई थी। यहाँ पे उसने ये देखे ना, पार्ट ए है तो ये बेसिकली एक ही पार्ट है, इसमें आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है इस तरह के क्वेश्चन में, चूंकि ये रिक्वायरमेंट अलग है और ये रिक्वायरमेंट अलग है, तो आप इनको क्लियरली डिफरेंशिएट करें। उसने अलग पूछा ना, तो आप दोनों पार्ट नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए दोनों रिक्वायरमेंट। एक पार्ट के अंदर दो रिक्वायरमेंट है ना, तो आप इसको एक ही पार्ट के अंदर करेंगे, लेकिन दोनों को डिफरेंशिएट करें। जैसे पहले की हेडिंग दे दें राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, दूसरे की हेडिंग दे दें राइट्स एंड लायबिलिटीज इफ कमाल रिलीजेस जमील। ये हेडिंग दे दें तो भी अलग-अलग डिफरेंशिएट हो जाते हैं क्लियरली, या दरमियान में पहला पार्ट करने के बाद दो लाइनें छोड़ दें और फिर अटेम्प्ट करना, वो भी ठीक है। लेकिन असूली तौर पे प्रेजेंट करते हुए दोनों रिक्वायरमेंट्स को क्लियरली डिफरेंशिएट करना चाहिए। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। जी सॉरी, आपका क्वेश्चन। पार्ट ए और पार्ट बी को डिफरेंट पेज पे अटेम्प्ट करना चाहिए या एक ही पेज पे? एक ही पेज में नहीं होना चाहिए, डिफरेंट पेज पे होना चाहिए। पार्ट भी अलग पेज पे, हर क्वेश्चन का हर पार्ट अलग पेज पे, इस पार्ट का आगे। क्या रे भाई, मेरी बात सुनिए, समझ तो आप गए होंगे। क्वेश्चन क्या पूछा भला इन्होंने? उन्होंने पूछा क्या हर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अगर दो पार्ट हैं, ये तो हम सबको पता ना, हर क्वेश्चन अलग पेज पे, क्या हर पार्ट भी अलग पेज पे करना चाहिए? हर पार्ट भी अलग पेज पे करना चाहिए। यस, करना है, चाहिए नहीं, करना है। 6 पार्ट ए का आगे सब पार्ट भी हो ना, 3 खाने होते हैं ऊपर पेपर के, तीसरा खाना किस लिए होता है? इसका मतलब है अगर सब पार्ट भी लैदा है ना, वो भी लैदा पेज पे करना है। हाँ जी, अगर ये ए को आगे कर लेता A1 और फिर A2, तो आपका 6A1 अलहदा पेज पे होता, 6A2 अलहदा पेज पे होता, चाहे एक लाइन का भी हो, एक लाइन का भी हो। बाकी का पेज खाली छोड़ दें, बाकी का पेज खाली छोड़ दें, ठीक है। इससे आई कैप का तो नुकसान हो जाएगा, यही तो हम चाहते हैं। वो हमारा इतना नुकसान करता है, हम उसका जरा सा भी नुकसान कर सकते। लेकिन सुन लें, लेकिन अब अगला, अब देखें, राइज आपका नुकसान करता है, आप भी राइज का नुकसान कर दें फिजिकल वालों के। अब अगली बात जो मैं करने जा रहा हूं ना, वो सिर्फ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि इन्होंने घर बैठ के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और अपने पेजेस लगाने, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल, तो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए रायत है, लेकिन वो जहन में रखें इस चीज को कि एग्जाम में हर पार्ट अलग पेज पे, लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये कि अगर वो एक ही पेज के ऊपर एक से ज्यादा पार्ट्स को अटेम्प्ट करना चाहें, कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी टीचर्स की नहीं, हर टीचर की अपनी डिस्क्रिप्शन है। मैं अपने टीचर्स को बता दूंगा कि वो उनको चेक कर लिया करें, क्योंकि ज़ाहिर अपने पेज हो ना, फिर सफ़ा खाली छोड़ते हुए कुछ होना भी चाहिए दिल में। और वैसे भी हाँ बिल्कुल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो वो कर सकते हैं, उनको हम चेक। लेकिन जहन में रखिएगा, एग्जाम में आपने ऐसा नहीं करना, यानी एग्जाम में हर पार्ट को और सब पार्ट को भी अलग पेज पे करना है। क्लियर जी? आगे चलते हैं। क्या ए और बी पार्ट्स के मार्क्स इक्वल होंगे? लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं। अब देखें, मैं सर मैंने आपको टॉपिक का हिस्सा नहीं, लेकिन चले ये भी एग्जाम के लिए तो अहम है। एक होता है घटिया क्वेश्चन ड्राफ्टिंग, एक होती है अच्छी ड्राफ्टिंग। आई कैप दोनों तरह की ड्राफ्टिंग करता है,
ठीक है, मतलब मार्किंग के हवाले से सिर्फ मैं बता रहा हूँ। बहरहाल क्वेश्चन आई के बहुत अच्छे होते हैं, मैं बताऊँ, मैंने बहुत से इंटरनेशनल बॉडीज के पेपर देखे हुए हैं, सबके तो नहीं लेकिन बहुत से जो वर्ल्ड फेमस है उनके भी। लेकिन जितना मजा, जितना अच्छा मुझे पर्सनली आई कैप का क्वेश्चन पेपर लगता है और किसी बॉडी का नहीं लगता। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को उसमें मिलता है और वाकई चैलेंजिंग डिग्री है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं परफेक्ट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। जो फॉरेन बॉडीज होती है ना कुछ, वो बड़ा अच्छा काम वो क्या करती है, अगर जैसे इसमें देखें, इसमें ना आई कैप का एक ट्रिक है, तरीका वार आता है, एक पार्ट के अंदर 2 या 3 रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर देना। अब इसमें होता क्या भला, सारे स्टूडेंट नहीं लेकिन 10 to 15% स्टूडेंट इसको एक ही रिक्वायरमेंट समझते हैं और एक रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते हैं। हालांकि दूसरी रिक्वायरमेंट भी होती है, सम टाइम तीसरी रिक्वायरमेंट भी होती है। क्वेश्चन में वो लफ्ज एंड से भी 2 रिक्वायरमेंट्स पूछ लेता है, ये भी बताइए एंड ये भी बताइए। तो जब एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही पार्ट के अंदर 2 या 3 रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो रिस्क होता है कि सारे तो नहीं लेकिन कुछ स्टूडेंट्स किसी एक रिक्वायरमेंट को स्किप कर सकते हैं। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन को अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं समझता। अगर आप फॉरेन बॉडीज के, इंटरनेशनल बॉडीज के देखा, उन्होंने जितनी रिक्वायरमेंट भी पूछनी होती है, चाहे 6 पूछनी हो, वो 1 2 3 4 5 6 करके क्लियरली, ताकि स्टूडेंट करे, टिक लगाए, उसे पता चल जाए इसको मैंने अटेम्प्ट कर लिया, अगला पार्ट करें, टिक लगाए, पता चल जाए। यहाँ पे स्टूडेंट एक पार्ट करेगा, टिक लगा देगा, स्किप सारे स्टूडेंट नहीं करेंगे स्किप, लेकिन रिस्क है कुछ स्टूडेंट करेंगे। दूसरा मसला क्या होता है, 2 पार्ट दिए ना, फॉरेन बॉडीज के पेपर देखे ना, हर पार्ट के अलग मार्क्स देगा। स्टूडेंट को पता हो इसमें मैंने कितना लिखना है, इस पार्ट में और इस पार्ट में कितना लिखना है। यहां पे देखें और भी बहुत से क्वेश्चन होंगे, उसने इकट्ठे नहीं दिए मार्क्स, इकट्ठे दिए मार्क्स एग्रीगेट कर, अलग-अलग नहीं। हालांकि दे सकता था, अलग-अलग क्यों नहीं दे सकता था, उसे नहीं पता कि इसका आंसर कितना है, इसका आंसर कितना है, नहीं दिया, गलत करता है मेरे ख्याल में। उसे अलग-अलग पार्ट को बताना चाहिए। स्टूडेंट को पता उधर बैठ के एग्जाम में मैंने इसमें कितना लिखना है, इसमें स्टूडेंट को ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन जब उसे ये नहीं पता, वो ये समझा कि शायद इसमें ज्यादा लिखना है, इसमें कम लिखना है, या इसमें ज्यादा लिखना है, वो जजमेंट अप्लाई करेगा। और जब सोल्यूशन आता है तो पता चलता है कि जी इसमें कम लिखना था, इसमें ज्यादा लिखना था। ये इस तरह की इनकंसिस्टेंसी होती है जो बड़ी आसानी से दूर की जा सकती है। कैसे? दोनों के मार्क्स ज्यादा लिखे, स्टूडेंट को क्लियर ट्रांसपेरेंट रहे, स्टूडेंट को बताएं इसमें कम लिखना है, इसमें ज्यादा लिखना है, लेकिन वो नहीं करता। क्या करेगा, शेर जंगल का बादशाह है, जो मर्जी करे। तो ये इस तरह की प्रॉब्लम। तो यहां पे फिर आपको अलर्ट रह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। यहां पे जब एक स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा रिक्वायरमेंट आ जाए, आपने यहां पे खुद से फिर 1 कर लिया, इसको 2 कर लिया, लेकिन ये 1 2 आपके सोल्यूशन पे नहीं आएगा, आंसर शीट पे 1 2 नहीं आएगा। ये सिर्फ आपकी अपनी याद दहानी के लिए है कि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट रिक्वायरमेंट्स है, मैंने दोनों को पूरा करना है। और मार्क्स कितने लिखने हैं, ये भी आपकी अपनी जजमेंट की बेस में डिवीजन होगी। आपने उधर बैठ के फिर खुद से जजमेंट अप्लाई करनी होगी। और इसमें कई दफा ऐसे हो जाता है, हमारे साथ ऐसे हो जाता है कि क्वेश्चन आया, अपनी जजमेंट के मुताबिक पार्ट ए में कम लिखा, बी में ज्यादा, सोल्यूशन आया, पता चला पार्ट ए में ज्यादा, बी में कम है। इसका मिसमैच जो बड़ी आसानी से खत्म हो सकता है, लेकिन वो नहीं कर रहा। बहरहाल जी, दोनों में नहीं, ऐसे नहीं होता नॉर्मली, दोनों में ज्यादा या दोनों में कम, लेकिन बहरहाल ये आपने जजमेंट अप्लाई करनी है। इस सिचुएशन में बेहतर वैसे यही होता है एज स्टूडेंट कि आप दोनों में ज्यादा लिख दें, लेकिन इररेलेवेंट ना लिखें, रेलेवेंट उसी कंसेप्ट के गिर्द रहते हुए, उसी कंसेप्ट के, ये नहीं कि दूसरा कंसेप्ट इररेलेवेंट लिखने को नहीं कर रहा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, बिन्यामीन, ये भी आई कैप का पास पेपर का। बिन्यामीन borrowed ₹1 million from Hatim and Tahir jointly and promised to repay the amount on March 1st, 2011. जॉइंट प्रॉमिस है कि नहीं? जॉइंट प्रॉमिसर है, जॉइंट प्रॉमिसेस है कि दोनों? जॉइंट प्रॉमिसेस। इसका मतलब है ये उस कंसेप्ट पे बेस कर रहा है क्वेश्चन जो बुक में नहीं था, लेकिन क्वेश्चन उसने पूछ लिया। हु कैन डिमांड जॉइंट प्रॉमिस with reference to contract at 87 to state who can claim performance. Claim means who can demand in following situation. Both Hatim and Tahir are alive on due date. Hatim and Tahir दोनों jointly डिमांड। अगर सिर्फ हातिम चला जाए बिन्यामीन के पास, वो कहेगा भागो, लेकिन ट्विस्ट कहानी में हातिम बिन्यामीन के पास चला जाए, बिन्यामीन क्या कहेगा? भागो, दोनों इकट्ठे आएंगे। अगर बिन्यामीन सिर्फ हातिम के पास जाए, ऑफर टू एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर इज ऑफर टू ऑल। ठीक है, ऑफर टू ऑल, हाँ जी बिल्कुल। चलिए बार वापस क्वेश्चन के तक रहते हैं। बोथ हातिम, तो दोनों इकट्ठे मिलके जाए। हातिम डाइज बिफोर ड्यू डेट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हातिम अलोंग विद ताहिर। सिर्फ ताहिर नहीं जाएगा,
सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हातिम नहीं जाएंगे, दो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हातिम प्लस ताहिर जाएगा। बोथ हातिम एंड ताहिर लाई बिफोर ड्यू डेट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ है। अच्छा यहाँ पे लफ्ज लीगल रिप्रेजेंटेटिव लिखना है, एजेंट नहीं लिखना। एजेंट होता है जब तक वो जिंदा हो, एजेंसी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। प्रिंसिपल और एजेंट जब तक जिंदा हो तब होते हैं, जब डेथ हो जाए ना किसी की तो वो एजेंट भी रिलेशनशिप खत्म हो जाता है प्रिंसिपल एजेंट का। लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे वर्ड यूज करना है। हाँ जी 8 जी क्या चीज ना हो कि अगर वो मतलब उसकी डेथ हो गई है तो नहीं नहीं, एक मिनट है, एक मिनट है। क्वेश्चन क्या था आपका? दोनों पार्टीज लाइव हैं। हाँ तो फिर हाँ बिल्कुल दोनों पार्टीज लाइव हैं तो दोनों पार्टीज करेंगी, दोनों पार्टीज मिलकर डिमांड करेंगी। हाँ अगर किसी पार्टी ने अपना एजेंट को अपॉइंट कर दिया है तो फिर एजेंट उसके बिहाफ पे अपॉइंट करेगा। एजेंट कभी कभार आया करेगा, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ प्रोमिसर का वर्ड यूज करना है, प्रोमिसी का। जब किसी क्वेश्चन में एजेंट आएगा तब हम उसको डिस्कस करेंगे। सुहेल एंड अफाक लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है? उधार देना कि उधार लेना? लैंड का मतलब होता है उधार देना, बारो का मतलब उधार लेना। जब मैं स्टूडेंट था मुझे दोनों में मसला होता था, डिफरेंस, शायद आपको ना होता हो। तो लैंड से मैंने वो सूल निकाला था, लैंड मीन सेंट, उसने सेंड किए हैं, इसी तरह जुगाड़ लगानी होती है। तो सुहेल एंड अफाक ने दिए 2 मिलियन, किसको? मोहसिन को, लैला एंड फैजान जॉइंट ने। अच्छा बताइए जॉइंट प्रॉमिस कौन सा रूल? जॉइंट प्रॉमिसर भी प्रॉमिस। अब अलर्ट हो जाए फिर, ये भी आई कि आपका पास पेपर का क्वेश्चन है। कह रहा है ऑन ड्यू डेट लैला बिकेम इंसॉल्वेंट विदाउट इन्फॉर्मिंग सुहेल अफाक वांट्स मोहसिन, यानी सुहेल को बताए बगैर अफाक क्या करना चाहता है? मोहसिन को चाहता है कि मोहसिन रीपे करे फुल अमाउंट टू हिम under provisions of contract explain whether Mohsin can be compelled to pay the full amount to Afaq। इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में पूछ रहा हूं। पहला हिस्सा whether Mohsin can be compelled to pay the full amount, whether Mohsin can be compelled to pay the full amount। मोहसिन से पूरी अमाउंट रिकवरी करवाई जा सकती है। पहला क्वेश्चन ये, लैला इंसॉल्वेंट है, मोहसिन या फैजान में से उसने मोहसिन को पकड़ दिया, मोहसिन से सारे पैसे रिकवर करवाए जा सकते हैं? यस करवाए जा सकते हैं। अगली बात, टू अफाक, क्या अफाक अकेला कह सकता है मोहसिन को? मोहसिन कहेगा भाई तुमने मुझे पकड़ तो लिया, मैं सारे पैसे देने के लिए भी तैयार हूं, मेरी जिम्मेदारी भी है, मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा, लेकिन भैया तुम अकेले, तुम्हें तो नहीं दूंगा मैं। ये जॉइंट प्रॉमिस। हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस जॉइंटली, कहेगा भाई सुहेल को भी लेके आओ, ऐसे तो नहीं। यानी मोहसिन से पूरी अमाउंट रिकवर करवाई जा सकती है, लेकिन कौन करेगा? सिर्फ अफाक नहीं, सुहेल एंड अफाक दोनों। ठीक है, जॉइंट प्रॉमिसी, प्रॉमिसी है ना। सेकंड, व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मोहसिन इफ ही रीपेज द फुल अमाउंट? फैजान और लैला कौन? लैला से नहीं कर सकते, क्यों? लैला तो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट का मतलब 0 रुपीज रिकवरी। इसका मतलब है फैजान से रिकवर करवा सकता है। कितने अमाउंट बताइए कितने? 1 मिलियन। हाँ जी 1 मिलियन। पता कैसे कैलकुलेट हुआ? उसका अपना शेयर था 2 मिलियन बाय 3। जब लैला इंस्टॉलमेंट ना होती तो उसने 2 मिलियन पे कर दिया। अगर लैला इंस्टॉलमेंट ना होती, इसने 2 मिलियन पे कर दिया, तो डिस्ट्रीब्यूशन होती कि 1/3 इसका, 1/3 इसका, 1/3, यानी 2 मिलियन का 1/3 इसने रिसीव करना था लैला से और फैजान से। इधर आ जाता 66 यही आता ना, और रिसीवेबल लैला से है, और 66 रिसीवेबल फैजान से। अब लैला इंसॉल्वेंट, तो इसका 66 सब इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होना है। हाँ जी, तो ये 3 इधर आ जाएगा, 3 इधर, इसका 66 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 1 मिलियन। क्लियर हुई है बात? ये शायद सिंपल सी कैलकुलेशन थी, आपने ज़बानी गुलामी कर ली होगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन होती कैसे। पहले हम हर एक का शेयर निकालते हैं, फिर जो जो इंसॉल्वेंट हो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहले हर एक का शेयर निकाला, फिर जो जो इंसॉल्वेंट हुआ उसकी। आगे चले तो मोहसिन, अगर मोहसिन रिकवरी करवा सकता है फैजान से 1 मिलियन की। जी
क्या अमाउंट लिखना जरूरी है? क्या क्वेश्चन में अमाउंट दी है? किस लिए दी है? तो जरूरी है मेरी लेकिन फर्ज कीजिए एग्जाम में टाइम कम है या आपको कंसेप्ट नहीं आता कैलकुलेशन वाला, आप अल्फाज में लिख दें, अल्फाज में लिख दें। पूरी कैलकुलेशन शो करनी चाहिए, करनी चाहिए। ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले उसने 1/3 देना था, आपको 1/3 देने के बाद हाफ हाफ हो जाएगा। आपको बताता हूं एक केस, रियल केस। मैं तैयारी की सीफैब की एडवांस अकाउंटिंग, उसमें एक टॉपिक होता है थोड़ा मुश्किल समझा था, कंसोलिडेशन। अब तो शायद कैफ लेवल में भी आ गया, कुछ हद तक आ गया, बाकी आप आगे चल के पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन का अकाउंटिंग में होता है। मैंने प्रैक्टिस की कमाल की कंसोलिडेशन की, और मैंने कहा घर से निकलते हुए मैंने कहा ऐसी कि तैसी आई कैब की, देखता हूं कंसोलिडेशन का कैसा क्वेश्चन देता है और मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं होती। उधर जाके पढ़ा, जब सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, एंड पे रिक्वायरमेंट पे पहुंचा, तब मुझे पता चला ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। वरना आपको रिक्वायरमेंट से पहले इंफॉर्मेशन से भी अंदाजा हो जाता है। पूरा क्वेश्चन निकल गया, मुझे पता नहीं चला टॉपिक कौन सा चल रहा है। मैंने कहा यार इस तरह का क्वेश्चन तो पास पेपर में कहीं भी नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? अब मुझे नहीं आता था लेकिन छोड़ना भी नहीं था। फिर मैंने क्या किया भला, अब मुझे आज तक नहीं पता कि मैं इसे क्या कहूं, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया कि नहीं किया। मैंने इस तरीके से कहा, मैंने कहा ये ए और बी दो कंपनीज हैं, इन दोनों का रेवेन्यू ऐड कर लिया जाएगा और इनकी जो आपस की सेल है इसको लेस कर दिया जाएगा और फाइनल फिगर कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में ऐड कर दी जाएगी। इंग्लिश में सॉल्व कर दिया। बैलेंस शीट में जो एसेट इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ खरीदे हैं, अब उसमें अनरियलाइज्ड गेन और लेस कर दें और बाकी के इधर आ जाएगी। गुडविल की कैलकुलेशन इस तरीके से होगी। कंसोलिडेशन मैंने इंग्लिश में सारी पूरी कर दी। वैसे मैं पास हो गया था उस अटेम्प्ट में, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे शायद उसने कुछ मार्क्स दे दिए हो, शायद कुछ मार्क्स दे दिए हो। तो बेहतर ये है, मेरे एक सीनियर ने मुझे एडवाइस किया था कभी कि यार अगर कभी इस तरह की एडजस्टमेंट आ जाए ना, तो उसको अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाते, आपको नहीं पता, तो उसे आप बता दो कि आपको कंसेप्ट पता है किस तरीके से होगी, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप नहीं कर पाए, तो शायद अब ये जजमेंट होगी उसकी शायद। तो इसमें भी इसी तरह अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा कि अकाउंटिंग का पेपर कैसे करना है, मैं सिर्फ अपना स्टूडेंट लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और मुझे ये भी नहीं पता कि इस क्वेश्चन के मुझे कोई मार्क्स मिले हैं कि नहीं मिले, मुझे आज तक नहीं पता, ना ही पता चलता है। लेकिन मेरा ख्याल है क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ने से बेहतर है, लेकिन बहरहाल आप इस पे अमल करने से पहले अपने अकाउंटिंग के टीचर से मशवरा कर लीजिएगा। तो इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता, नहीं करनी आती, तो ना करें इस तरीके से जैसे उन्होंने बताया कि जी 1/3 होगा और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। उसको इंग्लिश में बता दे कैसे एलोकेशन होगी। क्लियर? आगे चलते। 9. Azam Babar and Saklan jointly promised to pay Davar rupees 3,000. Whom can Davar compel to pay the debt? Any joint promise का केस में से किसी से भी, ये तो आसान है। B. Azam Babar and Saklan jointly promised to pay Davar a sum of rupees 3,000. Saklan is compelled to pay the whole. Azam is insolvent, but his assets are sufficient to pay 1/2 of his debt. What is Saklan's right in this case? सकलैन डेट कौन हुआ है? आजम। तो सकलैन बाबर का हिस्सा तो पूरा उसे लेगा, प्लस आजम आधा आधा होगा इसका आधा। ये तो हो गया, इंग्लिश में बता दिया। कैलकुलेशन करें, मैं भी कैलकुलेशन करता हूं जबानी। 1,000 इसका था, 1,000 इसका था, 1,000 इसका था। सकलैन ने 3,000 दिया, इसने 2,000 एक्स्ट्रा दिया। 1,000 इससे लेना, 1,000 इससे, लेकिन इसका 500 बैड डेट हो गया, वो इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 250 इसको, 250 इसको। इसका मतलब है आजम से मिलेगा 1,000 प्लस 250, 1,250। बाबा से मिलेगा 1,000 माइनस 500, 5 माइनस 500, बैड डेट हो गया 500। ये इसकी राइट है। क्लियर? नहीं समझ आई? नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, बोर्ड पे सॉल्व करा दे। लाइट्स ऑन कीजिएगा जरा, लाइट्स ऑन कीजिएगा। आजम बाबर सकलैन, आजम बाबर सकलैन, इन दोनों का बनता कितना कितना था? 1,000 1,000 1,000। ठीक है, सकलैन ने कितना अदा कर दिया? 3,000। अब इसका मतलब है इसने इससे रिकवरी करनी है। बाबर कितने पैसे देगा? 500। आजम कितने? अभी पहले उनकी ओरिजिनल एडजस्टमेंट करें। ये कितने देगा? आजम 1,000, बाबर 500।
कौन बैड डेट हुआ? सॉरी, अच्छा इसीलिए सही समझ नहीं आई थी। ओके ओके ओके, मैं आजम को बाबर और बाबर को आजम कर दिया। नहीं, इससे 1000, इससे 500, ठीक है। अब लेकिन इसका 500 किधर गया? दोनों में डिवाइड हो गया, शाबाश। इसको पास आया 250 इसको और 250 इसको। इसका मतलब है अब आजम से कितनी रिकवरी करनी है? बाबर से। क्लियर हो गया ये? ठीक है, वो नाम आगे पीछे हो जाते, कोई बात नहीं। चले जी, लाइट्स दोबारा ऑफ करते हैं। सी क्लियर है? आगे डी, सी रहता है। अच्छा ठीक है। आजम, बाबर एंड सकलैन आर अंडर ए जॉइंट प्रॉमिस टू पे दावर रुपीज 3000. सकलैन इज अनएबल टू पे एनीथिंग and Azam is compelled to pay the whole. What is Azam's right in this case? अब इसका मतलब ये हुआ सकलैन से कोई पैसा नहीं मिलना और आजम ने बाबर से कितने पैसे लेने हैं? 1000 उसका और 500 बैड डेट का इक्वल शेयर। 1000 उसका अपना और 500 बैड डेट का इक्वल शेयर। क्लियर हो गया? आगे डी, Azam, Babar and Saklan jointly promised to pay Davar rupees 3000. Davar releases Azam from his liability and sues Babar and Saklan for payment. Are Babar and Saklan liable to pay the amount after release of Azam? Yes. Can Babar and Saklan claim contribution from? Yes. कोई बात छोटी, इसके पास खत्म। Azam in consideration for 5000 lent to him by Babar and Saklan promises Babar and Saklan jointly to repay them that sum with interest on a day specified. Babar dies. Who is entitled to claim rupees 5000 from Azam? जी, आजम ने पैसे देने हैं, बाबर की डेथ हो गई। अब आजम से कौन पैसे रिकवर करवा सकता है? सकलैन प्लस लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बाबर। शाबाश। एफ, Azam and Babar jointly promise to repay loan of rupees 10,000 on specified day. Azam dies before that specified day. Who is liable to repay the amount? Legal representative plus Babar. ठीक है, jointly. या उनमें से अगर कोई एक भी हथे चढ़ जाए, सिर्फ एक बार, तो वो भी आपको पता है लाइबल है। Aslam, Bashir and Sahil jointly promise to pay 3,000 to Daud. Aslam, Bashir and Sahil must contribute rupees 1,000 each. Aslam dies. Who is liable to repay the amount? Bashir and Sahil और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ असलम। क्लियर? ये सिंपल, ये सारे केस सिंपल है। एच, अशरफ owes rupees 15,000 to रिजवान एंड तनवीर jointly. ये जॉइंट प्रॉमिस ही है। He offered to pay the amount to Tanveer on a proper time and place. Who refused to receive it? Is it a valid tender of performance by? कौन सा कंसेप्ट है? An offer to any one of joint promise has same effect as offer to all. ये वही वाला कंसेप्ट है ना? चलिए, ये लाइट ऑन कीजिएगा। अभी 1 मिनट है, ये 2 मिनट जी। हाँ जी, ये वही था, एन ऑफर टू एनी ऑफ जॉइंट प्रॉमिस वाला, ये वही कंसेप्ट था। अच्छा, ये जो अभी हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एंड प्लेस का रूल क्या है? एसेंशियल में पढ़ लिया था। एसेंशियल में पढ़ा, अगर टाइम और प्लेस स्पेसिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट कहां परफॉर्म होगा? प्रॉमिस का स्पेसिफाइड टाइम एंड प्लेस। यहां पे टाइम से क्या मुराद होता है? दिन, डे। शाबाश शाबाश। इफ टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, विद इन रीजनेबल टाइम होना चाहिए, जो कि विद इन रीजनेबल टाइम में भी ये नहीं कि दिन रात एक करके जब मर्जी पहुंच जाए। ऑन ए वर्किंग डे विद इन यूजुअल बिजनेस आवर्स। वर्किंग डे वाली बात करना भूल गए थे, लेकिन ये भी लॉजिक, इतवार को थोड़ी जाके डिलीवरी दे देगा। ठीक है, जिस तरह बिजनेस आज के बाद नहीं, उस तरह वर्किंग डे में होना चाहिए। अगर प्लेस स्पेसिफाई नहीं है, प्रोमिसर मस्ट, और कॉल करने को हम क्या कहते थे? अप्लाई। प्रोमिसर मस्ट अप्लाई प्रोमिसी, कि भाई स्पेसिफाई करो प्लेस को, और प्रोमिसी की जिम्मेदारी है कि उसको बताए तो कौन सी प्लेस बताए?
रीजनेबल, उससे यानी रीजनेबल क्या हो सकते हैं? कोई वेयर हाउस, कोई शॉप, पब्लिक प्लेस नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि रेलवे स्टेशन में आके डिलीवर कर दो। हाँ, अगर रेलवे स्टेशन के करीब दुकान है तो फिर ठीक है। हाँ जी, वो बिजनेस वो तो फिर शॉप पे आ जाएगा। ये था कंसेप्ट। अब परेशान हो रहे थे, इतनी सी बात है। अब ये असाइनमेंट कर लेंगे? चलिए, अच्छा आपका टेस्ट जो है इंशाल्लाह कल डिस्कस होगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।